हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डॉक्टर एसएससी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था, हम उसके आगे बात करेंगे। तो देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो 4 इजी वे में अगर हमको पढ़ना है तो हमने इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, सो दैट की चीज़ें सीक्वेंशियल वे में हमें आसान समझ में आएंगी और हमें ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 पार्ट है रेस्पिरेशन को जो हमें पढ़ना है, जिससे कि सिक्वेंशियल वे, जिससे कि हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, चीज़ें समझ जाएंगी और हमें रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग, एक तरह समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन का स्टार्टिंग ब्रीथिंग से ही होता है। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग वही है जो हम एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में वही ब्रीथिंग है। ठीक है, तो और उसके बाद ब्रीथिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वो भी बताता हूँ अभी। तो वी ब्रीथ अप्रॉक्स 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। क्वेश्चन याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इंस्पायरेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर इनहेल करते हैं, वही इंस्पायरेशन है। ठीक है, एक्सपायरेशन क्या है? एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एल्व्यूलर एयर को हम बाहर रिलीज करते हैं, एक्सपायरेशन हो गया। इंस्पायरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। चीज़ों को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो सब नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के काम ना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो जो एग्जाम में आए बस सीधा वही पॉइंट टू द पढ़ना है। इंस्पायरेशन की बात करेंगे, थोरैसिक इंस्पायरेशन की ड्यूरिंग जब हम एयर इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो होता क्या है? थोरैसिक जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा उससे, क्योंकि हमारे थोरैक्स में हमारा लंग्स है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इतना जब घट जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाए, तब क्या होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अंदर आने लगेगी। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये याद रखिएगा, डायफ्राम हमारा, देखिए वैसे तो डायफ्राम ऐसे होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है। ठीक है, लंग्स में ऑकर बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जरूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। मतलब ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और CO2 अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। एयर इज इनहेल्ड, ये देखिए, ये जो टेबल है ये लूसेंट की है, तो मैंने वहीं से लिखी है। ठीक है, बेसिकली ये आपका एक तरह से GS भी है कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें N2 कितना % है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार लिखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये हुआ, हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देख लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। हमने एयर इनहेल की, अल्वेला में गैसेस एक्सचेंज हुआ। अब गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट होकर सेल के पास जाएगा। सेल के पास जाएगा तो फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर सेल उसको यूज़ करेगी। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। ब्लड मीडियम और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा? कौन सा ऐसा मीडियम होगा जो एल्वियोलाई से, जो लंग से हमारे एयर को हमारे सेल तक ले जाएगी? वो क्या चीज़ है? वो ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, NCERT की लाइन है। ठीक है, 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 97%, देखिए ऑक्सीजन तो 2 तरीके से ट्रांसफर होगी, इसको आपको ऐसे याद हो जाएगा। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 3% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा में। ठीक है, तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और उसके थ्रू ट्रांसफर हुआ, और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गए। ठीक है, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। 70% CO2
ये जो मेजर पोर्शन ऑफ CO2 वो किस फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये याद होना चाहिए कि मेजर फॉर्म ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। ओके, अबाउट 7% CO2 कैरीड एज डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। इसमें 3% ऑक्सीजन था जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में, और 7% क्या है, CO2। तो CO2 तीन रास्ते हुए ट्रांसफर होने के, 20 से 25% RBC के थ्रू, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, 70% एज बाइकार्बोनेट एंड 7% एज डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ओके, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जब अगर हम 100 ml के फॉर्म में देखें हम ब्लड को, तो हम अगर हम उसको देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि 100 ml जो ब्लड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को, हमारे सेल को डिलीवर कर पाता है। ओके, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसफर कर पाता है। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट था इंटरनल रिस्पायरेशन, थर्ड प्रोसेस था। तो एक्सचेंज ऑफ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन फर्स्ट प्रोसेस, उसमें दो चीजें थी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन में हमने ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। अब हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गई है, गैसेस पहुंच गई है, तो अब होगा क्या, गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड और टिश्यूज या सेल के बीच में, उसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लंग्स वाला, इंटरनल रिस्पायरेशन सेल्स में। ओके, तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, वही बातें हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन। ओके, तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन हमारे ब्लड और हमारे टिश्यू के बीच में हुआ। फिर लास्ट प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन पहुंची हम उसका करेंगे क्या, उसका हम यही करेंगे कि ठीक है, हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन को यूज करके। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसलिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। ओके, और जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो रिलीज होगी क्या, CO2 रिलीज होगी। ठीक है, तो यही है CO2 का रिलीज जो हमारे सेल से होता है। तो ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करके हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 रिलीज होगी। इसी CO2 को फिर हम ब्लड के थ्रू वापस एल्विलाई से वापस लंग्स में, लंग्स के वापस एक्सपेल आउट कर देंगे एटमॉस्फियर में। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। एक पॉइंट और क्या है, जैसे तो कई सारी होती हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम ये है, नॉर्मल रिस्पायरेशन में इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर का वॉल्यूम ही टाइडल वॉल्यूम है। मतलब कि जब हम नॉर्मल रिस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, तो उस ड्यूरिंग हम कितना एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वही क्या है, टाइडल वॉल्यूम। नियरली हम 500 ml एक बार में करते हैं। ओके, तो 500 ml अगर एक बार में करेंगे तो हम कितना, 12 टू, नियरली हम 500 ml एक बार में करते हैं, और हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 16 to 18। तो इंटू करके एवरेज निकालेंगे तो नियरली यही आएगा। ये डेटा NCERT का है, एज इट इज़ याद होना चाहिए, ml पर मिनट। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।